Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor, and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो आज है हमारा 4th एपिसोड मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज का, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच मॉडल टेस्ट पेपर एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 4। मॉडल टेस्ट पेपर 4 लिया गया है सितंबर 24 के एमटीपी से, यानी सितंबर 24 के लिए जो एमटीपी लाया गया था, सितंबर 24 के लिए जो एमटीपी इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं मॉडल टेस्ट पेपर 4 में। अगर आज की वीडियो की बात की जाए तो आज हम डिस्कस करेंगे एक केस बेस्ड एमसीक्यू, यानी एक केस सिनेरियो बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 4 से 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो कि हम हर वीडियो में करते ही हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली बढ़ते हैं क्वेश्चंस की टूवर्ड्स। सबसे पहला है केस सिनेरियो। Priority Limited is a company engaged in manufacturing of terry towels, making steady profits on a year-to-year basis. मैम टेरी टावल्स क्या होते हैं? टेरी टावल्स आर द कॉमन कॉटन टावल्स दैट यू यूज ऑन अ डेली बेसिस। तो जो भी घर पे आप कॉटन टावल्स यूज करते हो उसको टेरी टावल्स भी बोला जाता है। PMR and Associates, statutory auditors of the company since last 2 years, are in the process of establishing audit strategy for conducting स्टैट्यूटरी ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट फॉर द ईयर 23-24। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रायोरिटी लिमिटेड जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड उनके ऑडिटर है PMR एंड एसोसिएट्स। अब जैसा कि आपको पता है, कोई भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years अपॉइंट होता है, तो PMR एंड एसोसिएट्स का भी अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए हुआ है, जिसमें से 2 साल बीत चुके हैं एंड वो तीसरे साल के लिए अब ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। The company has 5 branches which are audited by independent auditors appointed under the Companies Act 2013. It also has a wholly owned subsidiary company which is audited by another audit firm under the name of JKL and Associates. The engagement team has noticed that the company has maintained several bank accounts and there is a substantial movement in fixed deposits during the year, leading to risk of material misstatement in cash and cash equivalents. The engagement team has planned procedures regarding the same. तो यहाँ पे सबसे पहले बताया है कंपनी की 5 ब्रांचेस हैं, कंपनी का एक होली ओन सब्सिडरी भी है एंड ये दोनों चीज़ें PMR एंड एसोसिएट्स ऑडिट नहीं कर रहे, इन दोनों के लिए अलग ऑडिटर्स अपॉइंट किए गए हैं। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर PMR एंड एसोसिएट्स ने नोटिस किया है कि कंपनी के बहुत सारे बैंक अकाउंट्स है एंड कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी किया है फिक्स डिपॉजिट्स में। तो उसके हिसाब से उनको लगता है रोमम इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस इज हाई एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने ज़्यादा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स प्लान किए हैं। At planning stage, engagement partner is also trying to set materiality for financial statements as a whole. The following information extracted from financial statement is given as under: revenue, total assets, profit before tax and total liability. तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ आइटम्स का पॉइंट दिया है, कुछ फिगर्स दिए हैं एंड आपको बताया है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो मटीरियलिटी कंप्यूट करने का ट्राई कर रहा है। तो मैम मुझे ये सारा इन्फॉर्मेशन क्यों दिया गया है? आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन इसीलिए दिया है ताकि आप अप्रोप्रिएट बेंचमार्क चूज कर सके। आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया गया है ताकि आप अप्रोप्रिएट बेंचमार्क चूज कर सके एंड उस पर परसेंटेज लगा के मटीरियलिटी कैलकुलेट कर सके। यहाँ पे बेंचमार्क के लिए आपको ऑप्शंस दिया गया है रेवेन्यू का, एसेट्स का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एंड टोटल लाइबिलिटीज का। अब अगर आपको बेंचमार्क की क्वालिटीज याद हो तो उसमें लिखा था दैट द बेंचमार्क शुड नॉट बी वॉलेटाइल, यानी बेंचमार्क बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर बेंचमार्क कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होगा तो आपका मटीरियलिटी भी ऑब्वियसली कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होगा। और अगर आपने गौर किया होगा इस लाइन पे, स्टेडी प्रॉफिट्स ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट एक ऐसी चीज़ है जो इस कंपनी में ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। तो अगर अप्रोप्रिएट बेंचमार्क की बात की जाए तो यहाँ पे मेरे हिसाब से प्रॉफिट बिफोर टैक्स शुड बी एन अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। Next, while designing a sample for verifying revenue of the company as a part of test of details, engagement partner has determined tolerable misstatement for rupees 5 lakh in order to address the risk that aggregate of individual immaterial misstatements may cause the financial statements to be materially misstated and provide a margin for possible undetected misstatements. तो यहाँ पे बोल रहा है रेवेन्यू वेरीफाई करने के लिए जब सैम्पल कैलकुलेट किया गया, सैम्पल डिज़ाइन किया गया, तो एंगेजमेंट पार्टनर ने बोला टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट शुड बी 5 लाख।
कितना होना चाहिए 5 लाख। अब मैम टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या होता है? टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इज द मिसस्टेटमेंट दैट द एंगेजमेंट पार्टनर और द एंगेजमेंट टीम इज रेडी टू एक्सेप्ट। यानी 5 लाख तक कोई भी गलतियां होगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 5 लाख से ऊपर की कोई गलतियां होंगी तो वहां पे दे विल इंक्रीज द प्रोसीजर्स एंड अकॉर्डिंगली वो अपना रैप और फैप भी जो है चेंज करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो 5 लाख तक अगर कोई मिस्टेक है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है रेवेन्यू वेरीफाई करते समय, सैंपल डिजाइन करते समय उन्होंने सोचा है टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट जो है वो 5 लाख का रखेंगे। One of the newly joined engagement team members has little conceptual understanding of tolerable misstatements determined by engagement partner. He also has no idea of the effect of change in tolerable misstatement on sample size. तो बता दीजिए इनको क्या इफेक्ट होगा। अगर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट बढ़ता है, अगर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट बढ़ता है मतलब मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है, मतलब मैं बोल रही हूँ ज्यादा गलतियां होंगी तो भी चलेगा, तो अकॉर्डिंगली मेरे जो प्रोसीजर्स है वो कम हो जाएंगे और मेरा सैंपल साइज भी कम हो जाएगा। तो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट्स एंड सैंपल साइज के बीच में होता है एक इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे जैसे टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट्स बढ़ेगा उतनी मेरी सहनशीलता बढ़ेगी, उतना आई एम रेडी टू एक्सेप्ट कि हाँ चलो मिसस्टेटमेंट चलेगा, एंड अकॉर्डिंगली फिर मुझे कम प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे एंड मैं अपना सैंपल साइज कम कर सकती हूँ। During the course of audit, while performing test of details, engagement team has come across certain misstatements in selected sample pertaining to verification of revenue. The team has projected misstatements to the population of revenue. The team wants to comply with the standard on auditing strictly. तो कौन सा ऐसे डील करता है भैया सैम्पलिंग के साथ? तो ऐसे 530 डील करता है सैम्पलिंग के साथ, एंड उसमें सैम्पलिंग प्रोसेस में बताया गया है कि आपको मिसस्टेटमेंट्स जो है पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करने चाहिए आफ्टर यू आर डन विद ड्रॉइंग सैम्पल एंड स्टफ। अब हमने केस सिनारियो पढ़ लिया है, जितनी मार्किंग्स थी वो कर लिए हैं। अब आपसे पूछे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले, the auditors of the company are in the process of establishing audit strategy. Which of the following is not a relevant factor in establishing overall audit strategy in the given case scenario? तो ऑडिट स्ट्रैटेजी में ऑडिटर क्या डिटरमाइन करता है? मैम ऑडिट स्ट्रैटेजी में ऑडिटर डिटरमाइन करता है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, यानी उसको कितना काम करना है, उसको कब तक काम करना है एंड उसको कैसे काम करना है। ये चीज जो है ऑडिटर ऑडिट स्ट्रैटेजी में डिटरमाइन करता है। तो आपको बताना है इन चारों में से क्या ऐसा फैक्टर है जो ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते समय ऑडिटर नहीं कंसिडर करेगा। सबसे पहले कंसिडरेशन ऑफ 5 ब्रांचेस व्हिच आर ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, तो ये तो ऑडिटर कंसिडर करेगा क्योंकि इससे उसका स्कोप कम हो रहा है। कंसिडरेशन ऑफ होली ओन सब्सिडरी कंपनी ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिट फर्म, इससे भी उसका स्कोप कम हो रहा है, तो ये भी ऑडिटर कंसिडर करेगा। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ होल्डिंग एजीएम इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये भी ऑडिटर कंसिडर करेगा क्योंकि इससे उसको टाइम का पता चल रहा है। लास्टली नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान प्रोसीजर्स फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, तो ये जो चीज़ है ना ये ऑडिटर प्लान बनाते समय, ऑडिट प्लान बनाते समय कंसिडर करता है, ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते समय नहीं। सो दिस ऑप्शन डी इज वन थिंग दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर व्हाइल फ्रेमिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन नंबर 7, for priority limited, which benchmark would the engagement partner most likely to use for setting materiality for financial statements as a whole? तो हमने पहले इसकी मार्किंग कर दी है कि हमारे हिसाब से अप्रोप्रिएट बेंचमार्क होना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि वो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, स्टेडी है, तो उससे मटीरियलिटी कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। In the given case scenario, assume that the engagement partner has decided to increase the tolerable misstatement to rupees 10 lakhs while designing sample prescribed. Select the correct statement. यानी हमें क्वेश्चन में बताया था कि टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट पहले 5 लाख था, अब टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इंक्रीज होकर 10 लाख हो गया है। तो मैंने आपको बताया था टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट और सैम्पल साइज के बीच में होता है इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे जैसे आप टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट बढ़ाओगे, मतलब उतनी गलती आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, तो आप ऑडिट प्रोसीजर्स को कम कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली सैम्पल साइज को कम कर सकते हो। It will lead to a decrease in sample size, बिल्कुल करेक्ट। It will lead to an increase in sample size, नहीं। It would have no effect on sample size, ऐसे कैसे no effect भैया, तो ये भी गलत। It is not possible to draw inference on sample size due to increase in tolerable misstatement, ये तो मतलब एकदम आउट ऑफ स्कोप टाइप इन्होंने ऑप्शन दिया है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
While performing procedures on designed sample, the engagement team identified certain misstatements in selected sample and projected these to the entire population of revenues according to the requirements of standards on auditing. Which statement is correct in this regard? Anomalous misstatement is auditor's best estimate of misstatement in population. The projected misstatement plus anomalous misstatement, if any, is the best estimate of misstatement in population. When projected misstatement exceeds tolerable misstatement, sample provides a reasonable basis for conclusion about tested population. When projected misstatement plus anomalous misstatement, if any, exceeds tolerable misstatement, sample provides a reasonable basis for conclusion about the tested population. तो सबसे पहले ये समझिए कि अनॉमलस मिसस्टेटमेंट होता क्या है. अभी अनॉमलस मिसस्टेटमेंट इज समथिंग दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन. दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन. मैम इसका मतलब समझाइए. तो सपोज आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंस चेक करना था. आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंस चेक करना था. आपको चेक करने थे जितने भी चेक पेमेंट्स हुए वो सब सही है या नहीं है. अब जो आपने सैंपल ड्रॉ किया ना, आपने जो सैंपल ड्रॉ किया उसमें एक ब्लैंक चेक का सैंपल आ गया या एक कैंसल्ड चेक का सैंपल आ गया. तो ये तो भैया गलत है. इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. क्योंकि पॉपुलेशन में ज्यादातर आइटम्स क्या होंगे, चेक पेमेंट्स के या जो आपने पेमेंट्स किए हैं उसके. तो ये जो कैंसल्ड चेक है, जो ब्लैंक चेक है, ये तो सेंस ही नहीं बनता. सो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. अब देखो, इसको आपको बाकी जगह तो कंसिडर नहीं करना है, बट अगर इससे रिलेटेड कुछ मिसस्टेटमेंट है तो मतलब पॉपुलेशन में भी आपको कंसिडर करना चाहिए. क्योंकि आखिरकार ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन नहीं है बट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन तो है. तो याद रखना कि जो बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन होता है, बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द मिसस्टेटमेंट होता है, उसमें प्रोजेक्टेड प्लस अनॉमलस दोनों कंसिडर किया जाता है. ये मैं क्लास में समझाते वक्त भी बहुत ज़्यादा बार स्ट्रेस अपॉन करती हूँ कि ऐसे अनॉमलस मिसस्टेटमेंट को आपको कहीं कंसिडर नहीं करना है. बट जब आप मिसस्टेटमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको अनॉमलस मिसस्टेटमेंट को कंसिडर करना है. क्योंकि भले ही अनॉमलस मिसस्टेटमेंट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, पर वो पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन तो है. वो पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन तो है. तो आपको ये भी देखना चाहिए, अगर कोई मिसस्टेटमेंट है अनॉमलस मिसस्टेटमेंट में तो आपको वो कंसिडर करना चाहिए while determining the misstatement of the population. So the correct option will be option B. So this was case scenario. अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में. सबसे पहला क्वेश्चन, CA Tina while inspecting financial statement of the company notices that the gross profit ratio of the company has increased from 14% in year 22-23 to 24% in year 23-24. Considering the above, she has assessed the risk of material misstatement to be high with respect to assertions relating to revenue and various direct expenses. CA Tina wants to know few reasons which could have led to abnormal jump in the gross profit ratio. During the discussion among engagement team member, her junior, Ms. Tisha, expressed her view that the detection risk in this engagement should be kept at a high level. List out a few possible reasons which could have led to an abnormal jump in the gross profit ratio. Do you agree with the viewpoint of Tisha? Provide reasons for your answer. तो यहाँ पे बोल रहा है एक कंपनी है जिसका ऑडिट CA टीना कर रही है. एंड इस कंपनी में CA टीना ने नोटिस किया जहाँ लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाज 14%, इस ईयर वो अचानक से जंप होके हो गया है 24%. अब CA टीना को लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वो सोच रही है व्हाट कुड बी द रीजन फॉर सच एन अबनॉर्मल जंप इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. क्या रीजन हो सकता है जिससे इतना अबनॉर्मल जंप हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में. क्योंकि 10% बढ़ना भैया बड़ी बात है, तो उसको लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. तो वो आपसे पूछ रही है क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से अबनॉर्मल जंप आ सकता है. साथ ही साथ उसकी जो जूनियर है मिस तीशा, उनको ऐसा लगता है डिटेक्शन रिस्क इन दिस एंगेजमेंट शुड केप्ट एट अ हाई लेवल. तो आपको बताना है कि क्या आप तीशा के व्यू पॉइंट से अग्री करते हैं, प्लस आपको अपने रीजंस बताने हैं आंसर येस या नो देने के. अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगर अबनॉर्मल जंप हुआ है और टीना को लग रहा है ये कोई मैनिपुलेटिव रीजन की
वजह से हुआ है, कुछ गलत रीजन की वजह से हुआ है, तो क्या क्या गलतियां हो सकती है पीएनएल में विच कैन लीड टू एन एबनॉर्मल राइज इन ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले इनकम ओवर इवेलुएट हो सकता है, सॉरी ओवर स्टेट हो सकता है, यानी जो आपका रेवेन्यू है वो ओवर स्टेट हो सकता है। साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक का भी जो वैल्यू है आप दिखाते हो वेल कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो हो सकता है आपकी जो इन्वेंट्रीज है वो ओवर वैल्यू हो गए होंगे, या फिर जो आपके एक्सपेंसेस है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो अंडर वैल्यू हो सकते हैं या अंडर स्टेट हो सकते हैं। सो व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अबनॉर्मल जंप? या तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम साइड हो सकता है, या अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस साइड हो सकता है। नेक्स्ट, क्या आप तीशा के व्यू पॉइंट से अग्री करते हैं? तो तीशा जी ने क्या कहा था? तीशा जी ने कहा था डिटेक्शन रिस्क इस एंगेजमेंट में हाई रखते हैं। सबसे पहले डिटेक्शन रिस्क होता क्या है? डिटेक्शन रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड हमेशा याद रखना, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क एंटिटी के पार्ट का होता है, तो वो ऑडिटर कभी कम नहीं कर सकता, पर डिटेक्शन रिस्क उसके पार्ट का होता है, तो वो हमेशा कम कर सकता है। सो द ऑडिटर शुड ऑलवेज ट्राई कि कोई भी एंगेजमेंट में वो डिटेक्शन रिस्क कम रखे, स्पेशली ऐसा एंगेजमेंट में जहां आपको दिख रहा है अबनॉर्मल राइज हुआ है, तो मतलब कुछ इनहेरेंट रिस्क हो सकता है, तो वहां पे तो आपको ट्राई करके डिटेक्शन रिस्क को और कम से कम रखना चाहिए। तो जो तीशा जी का व्यू पॉइंट है वो गलत है, उसको डिटेक्शन रिस्क को हाई नहीं, डिटेक्शन रिस्क को लो रखने का ट्राई करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए ताकि जितने भी मिसस्टेटमेंट्स हैं वो सारे डिटेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे आपको बताना है व्यू पॉइंट ऑफ तीशा इज नॉट प्रॉपर। दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, दोनों क्वेश्चंस में कंसेप्चुअल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, नॉट योर बुकिश वाला इन्वॉल्वमेंट। वैसा नहीं है कि एकदम डायरेक्ट आंसर आ गया एंड आप रट्टा मार के और आप लिख पाए। इस दोनों में आपको दिमाग लगाना है, एंड अगर आप दिमाग लगाओगे तो आराम से आप ये क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। सो पर्सनली सेइंग मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। ये कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स थोड़ा आउट ऑफ द बुक नॉलेज, थोड़ा कि आप कितना अच्छे से सारा कुछ एनालाइज कर पा रहे हो एंड उसके बाद आंसर कर पा रहे हो। Next, StayFit Private Limited is a startup that has been in business for about 2 years. It runs an application which provides valuable information pertaining to nutrition and helps its clients to access customized healthy food. The company's revenues are expected to grow in the coming period. Although the company has reflected net losses in its financial statement for last 2 years, it has managed to meet its financial commitments. The financial statements for the last 2 years were prepared on going concern basis of accounting. The management of the company wants to follow the same basis for accounting for the current year. Is the view of management appropriate? How does the going concern affect the preparation of financial statements? तो यहाँ पे बोल रहा है स्टे फिट प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, एंड ये एक स्टार्टअप है। तो जैसा हर स्टार्टअप में होता है, स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स लॉस में जाते हैं, तो इस कंपनी के साथ भी यही हुआ है। स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स जो है वो लॉस में गए हैं, 2 साल से ये नेट लॉस इनकर कर रहे हैं, 2 साल से ये नेट लॉस इनकर कर रहे हैं, बट नेट लॉसेस करने के बाद भी अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स मीट कर पा रहे हैं, यानी कंपनी विलिंग भी है, उसको चलना भी है, एंड लॉसेस के बावजूद भी वो अपने जितने भी कमिटमेंट्स हैं वो आराम से मीट कर पा रहे हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो लास्ट 2 साल से बुक्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही बना रहा है, एंड इस साल भी मैनेजमेंट यही चाहता है कि वो गोइंग कंसर्न बेसिस के साथ बुक्स बनाए। अब आपको बताना है क्या व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट है। फर्दर गोइंग कंसर्न जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन को कैसे अफेक्ट करता है। तो अगर बात करें गोइंग कंसर्न अजम्पशन की, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन इस कंपनी में बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिस्पाइट इनकरिंग लॉसेस ये कंपनी अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स मीट कर पा रही है। फर्दर ये कंपनी विलिंग है, कहीं से भी ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ये कंपनी विलिंग नहीं है। तो क्योंकि कंपनी विलिंग भी है, कंपनी का कोई इंटेंशन नहीं है लिक्विडेशन का, कंपनी अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स मीट कर पा रही है, तो गोइंग कंसर्न पे कोई दिक्कत नहीं है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये फॉलो कर सकते हैं। रही बात हाउ डज गोइंग कंसर्न अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अगर कोई कंपनी गोइंग कंसर्न अजम्पशन को ट्रू मान रही है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो कर रही है, तो कंपनी अपने बुक्स अक्रूअल बेसिस पे बनाती है, वो कंपनी अपने बुक्स अक्रूअल बेसिस पे बनाती है।
वही अगर कोई कंपनी का गोइंग कंसर्न अजम्पशन ट्रू नहीं है या इनअप्रोप्रिएट है तो उसको अक्रूवल बेसिस पे बुक्स बनाने की अलाउंस नहीं मिलती है, उसको अपने बुक्स कैश या लिक्विडेशन बेसिस पे बनाना होता है, कैश या लिक्विडेशन बेसिस पे बनाना होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, मतलब कंपनी बंद होने वाली है, तो कंपनी को अपने बुक्स अब रियलाइजेशन बेसिस पे बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। जितना पैसा आएगा, जितना पैसा उसको देना है, उसकी बेसिस पे बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा ऐसे नंबर, तो गोइंग कंसर्न का ऐसे नंबर है ऐसे 570, उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा वाई स्टे फिट प्राइवेट लिमिटेड अ गोइंग कंसर्न, या वो क्यों गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो कर सकते हैं। सो द कंपनी हैज नीदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन और ऑफ curtailing materially the scale of operations, तो कोई दिक्कत नहीं है। General purpose financial statements are prepared using the going concern basis of accounting unless management intends to liquidate the entity or cease operations or has no realistic alternative to do so। तो यहाँ पे वो भी केस नहीं है, वो आराम से स्टेफर्ड प्राइवेट लिमिटेड गोइंग कंसर्न बेसिस पे अपना बुक्स बना सकते हैं। So the view of management for going concern basis of accounting in the current year is appropriate। अगर बात की जाए कैसे going concern assumption can change the presentation of financial statements, तो जब going concern appropriate होते हैं, तो उसके books accrual basis पे बनाए जा सकते हैं। Whereas अगर कोई entity है जो going concern follow नहीं कर रहा है, या जिसके लिए going concern assumption true नहीं है, तो भैया तब उसको liquidation basis पे books बनाने पड़ेंगे। यानी instead of how the assets would look under accrual basis, उसको बनाना पड़ेगा what will the assets realize, and उस हिसाब से amount शो होंगी financial statements में। Next, CAH has been offered audit of financial statements of a society engaged in promoting social causes such as setting up of drug de-addiction centers for misguided youth and rehabilitating such young people by helping them find avenues of gainful employment. However, CAH failed to send audit engagement letter to the society's governing body and proceeded to conduct the audit. In the absence of this letter, the governing body is of the view that purpose of such an audit is to provide absolute assurance against probable errors and frauds in the financial statement. Does this constitute violation of fundamental principles governing professional ethics? State the reason for same। तो यहाँ पे बोल रहा है CAH करके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसको एक सोसाइटी का ऑडिट मिला है। ये सोसाइटी क्या करती है, ये सोसाइटी सोशल कॉजेस प्रमोट करती है सच एज ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स या रिहैबिलिटेशन, यानी ये बेसिकली इंश्योर करती है जो लोग गलत राह पे चले गए हैं उनको सही ट्रैक पे लाना एंड उनको एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। अब CAH इतने खो गए थे सोसाइटी को मदद करने में, उसको ऑडिट करने में, कि उन्होंने एंगेजमेंट लेटर ही नहीं भेजा। और अब सोसाइटी को ये मिसकंसेप्शन है कि ऑडिट में जो ऑडिटर है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है, रीजनेबल नहीं। क्योंकि CAH ने एंगेजमेंट लेटर नहीं भेजा, कुछ क्लैरिफाई नहीं किया, तो सोसाइटी इज अंडर द एजम्पशन कि ऑडिट में ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है, रीजनेबल नहीं। आपसे पूछा जा रहा है ये जो एंगेजमेंट लेटर CAH ने नहीं भेजा, क्या ये कॉन्स्टिट्यूट करता है कोई वायलेशन अंडर प्रोफेशनल एथिक्स? इफ यस, स्टेट द रीजंस फॉर द सेम। तो अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल एथिक्स की, तो देयर आर 5 एथिक्स दैट द ऑडिटर नीड्स टू फॉलो। confidentiality, objectivity, professional behavior, professional competence and due care, and lastly integrity। इसमें जो प्रोफेशनल कंपेटेंस होता है, अगर आप उसको पढ़े तो आपको पता चलेगा, उसमें कहा गया है that the auditor should be competent enough to give the client the desired service as per the recent standards and technical and regulatory requirements। यानी वो कहता है कि ऑडिटर को recent जितने भी स्टैंडर्ड्स है, जितने भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, जितनी भी टेक्निकल चीजें, उन सबका नॉलेज होना चाहिए ताकि वो क्लाइंट को बेटर ऑफ सर्विस दे पाए। एंड यहाँ पे CAH ने क्या किया है, ऐसे 210 एंगेजमेंट लेटर वाले स्टैंडर्ड को वायलेट किया है। यहाँ पे CAH ने ऐसे 210 एंगेजमेंट लेटर वाले स्टैंडर्ड को वायलेट किया है, क्योंकि वो कहता है कि पहले एंगेजमेंट लेटर भेजो, मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट से साइन कराओ एंड उसके बाद ही ऑडिट के साथ बढ़ो। और यहाँ पे CAH ने एंगेजमेंट लेटर नहीं भेजा है। सो CAH हैज नॉट फॉलोड SA 210।
CAH हैज़ नॉट फॉलोड SA 210 एंड क्योंकि उन्होंने कोई स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई नहीं किया है, मतलब वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उन्होंने ब्रीच किया है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वाला पॉइंट अंडर एथिक्स एंड अकॉर्डिंगली जो भी पनिशमेंट बनती है एथिक्स की वो उनको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस देना होगा SA 210 का। फर्दर आपको बताना पड़ेगा कि जब एंगेजमेंट लेटर नहीं होता है तो 2-3 प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, जैसा यहाँ सोसाइटी को हुआ है अबाउट ऑडिट कि वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस देगा। फर्दर ऑडिटर के पास कोई एविडेंस भी नहीं रहता है कि फ्यूचर में आके कोई उंगली उठाए कि भैया तूने ये नहीं किया या तूने वो नहीं किया, तो उसके पास कोई एविडेंस या प्रूफ भी नहीं रहता है जहाँ वो बता पाए कि मेरा काम सिर्फ इतना है। तो यहाँ पे CAH ने किसका वायलेशन किया है? प्रोफेशनल कंपेटेंस एंड ड्यू केयर, जो कि कहता है कि अकाउंटेंट शुड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट अ लेवल रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स कंपेटेंट प्रोफेशनल सर्विस बेस्ड ऑन द करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे उन्होंने वायलेट किया है फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग प्रोफेशनल एथिक्स एंड अकॉर्डिंगली जो भी पनिशमेंट है फॉर वायलेटिंग प्रोफेशनल एथिक्स अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वो उनको मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, while verifying cash and cash equivalents of a company, CAD engagement partner is very particular that the bank reconciliation statement prepared by the management in respect of bank account maintained by the company is proper to rule out misstatements in cash and cash equivalents reflected in the financial statements of a company. The company does not use net banking and prefers to issue check to its creditors and receive substantial payments locally through account payee checks. Which aspects needs to be taken care of and verified by CAD in respect of BRS? तो यहाँ पे बोल रहा है एक कंपनी है जिसका ऑडिट CAD कर रहे हैं, CAD एंगेजमेंट पार्टनर है एंड वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है अबाउट द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की BRS सही होना चाहिए, BRS अप्रूव्ड होना चाहिए एंड उसकी जो भी एंट्रीज है वो बुक्स में इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए। फर्दर इस कंपनी की एक खास बात है, इस कंपनी की खास बात ये है कि कंपनी नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करती है एंड इंस्टेड दे यूज़ चेक्स बोथ फॉर पेमेंट एंड रिसीट। तो आप समझ रहे हैं BRS में कितनी सारी एंट्रीज होगी, क्योंकि चेक में ही दिक्कत होता है, नेट बैंकिंग में तो चलो इंस्टेंट फंड ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप CAD को बोलेंगे कि उसको BRS में देखनी चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप बोलेंगे CAD को उसको BRS में देखनी चाहिए। सबसे पहले checks that are issued but not presented for payments जितने भी उसकी सब्सटैंशियल जितने भी उसकी मटेरियल अमाउंट्स है वो सारे CAD को देखने चाहिए, जितने भी उसकी सब्सटैंशियल और मटेरियल अमाउंट्स है सारे CAD को देखने चाहिए। फर्दर ऑडिट क्या अप्रैल महीने में खत्म हो जाता है? नहीं मैम, मई जून तक चलता है। तो ऑब्वियस सी बात है CAD के पास सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट होगा जिसमें ये चेक्स क्लियर हो गए होंगे, तो CAD को वो बैंक स्टेटमेंट्स देखने चाहिए एंड देखना चाहिए कि क्या सब्सिक्वेंटली ये सारे चेक क्लियर हो गए है ना। दूसरा ऐसे चेक्स दैट आर डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, ऐसे चेक्स दैट आर डिपॉजिटेड बाय द कंपनी बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, वो सारे में भी जितनी मटेरियल रिकनसाइलिंग आइटम्स है वो सारे CAD को देखने चाहिए। फर्दर यहाँ पे भी वो सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट का यूज कर सकता है एंड देख सकता है जितने भी अमाउंट्स है वो सारे क्रेडिटेड बाय बैंक तो हो गए है ना। लास्टली आपको पता है बैंक आए दिन कोई इंटरेस्ट चार्जेस ये सब करके पैसा देता लेता रहता है, तो वो सारी चीज़ों की खबर कंपनी को नहीं होती। तो ऐसे कोई भी मटेरियल अमाउंट्स है जो बैंक ने डिडक्ट किए है या बैंक ने डाला है आपके अकाउंट में, आपके कंपनी के अकाउंट में, तो वो सारी चीज़ें भी CAD को देखनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें CAD देखेगा इन द BRS? सबसे पहले चेक्स दैट आर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उसमें जितनी मटेरियल रिकनसाइलिंग आइटम्स है वो देखो एंड इसको वेरीफाई किससे करो? सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट से। दूसरा checks that are deposited but not credited by bank, उसमें जितने मटेरियल रिकनसाइलिंग आइटम्स है वो देखो एंड सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट से चेक करो। लास्टली बैंक ने कोई पैसा लिया है या पैसा दिया है जिसके बारे में कंपनी को खबर नहीं है, अगर उसमें कोई मटेरियल आइटम है तो वो भी CAD को देखनी चाहिए। And then we come to the last question. While conducting audit of Zena Limited, CAE is trying to obtain understanding of different components of internal control of the company. Such an understanding is necessary and is required to be documented in accordance with standard on auditing. In this context, how he shall obtain
अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ऑफ द कंपनी एंड हाउ इज दिस अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर। तो मैंने आपको लास्ट जो मॉडल टेस्ट पेपर था उसमें बताया था इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा कंट्रोल एक्टिविटीज, तीसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम, चौथा एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एंड लास्टली मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। तो ये जो 5 कंट्रोल्स है इसमें से जो एक कंट्रोल है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का, उसको ऑडिटर देखना चाहते हैं, सीए जीना देखना चाहते हैं, सॉरी सीएई देखना चाहते हैं एंड सीएई आपसे पूछ रहे हैं कि एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में उसको क्या क्या देखना चाहिए। फर्दर हाउ इज एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस गोइंग टू अफेक्ट इंटरनल कंट्रोल। तो सबसे पहले उनको बताते हैं उनको क्या क्या देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि क्या एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में ये 4 स्टेप्स प्रेजेंट है या नहीं है। उनको देखना चाहिए कि क्या एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में ये 4 चीजें मेंशन है या नहीं है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग बिजनेस रिस्क, उसके बाद एस्टिमेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, क्योंकि छोटे मोटे अगर कोई रिस्क है तो वो इग्नोर किए जा सकते हैं, पर अगर कोई बड़े रिस्क है तो उसमें इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है। असेसिंग द लाइकलीहुड ऑफ द अकरेंस, मतलब अगर हो चुके हैं और अगर होने वाले हैं तो दोनों आपको देखने चाहिए। एंड लास्टली डिसाइडिंग अबाउट द एक्शंस टू एड्रेस दोस रिस्क। तो ये 4 चीज़ें एक एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में होनी चाहिए, और अगर ये 4 चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल्स भी प्रॉपरली लगेगा। मैम इससे इंटरनल कंट्रोल का क्या लेना देना। तो भैया अगर तुमको यही नहीं पता है कि रिस्क कहाँ है, अगर तुमको यही नहीं पता है कि रिस्क कहाँ है, तो क्या तुम कंट्रोल सही जगह पे लगा पाओगे? कभी भी नहीं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑडिटर को पता हो, सॉरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी को पता हो कि रिस्क कहाँ कहाँ है, ताकि वो अकॉर्डिंगली कंट्रोल लगा पाए। तो एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का यही इंपॉर्टेंस है दैट इट हेल्प्स द कंपनी इन डिटरमाइनिंग वेयर आर द कंट्रोल्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, कहाँ ज़्यादा कंट्रोल्स की ज़रूरत है, कहाँ कम कंट्रोल से काम चल जाएगा। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का डायरेक्ट रिलेशन होता है कंट्रोल्स के साथ, एंड जहाँ जहाँ ज़्यादा रिस्क है, जहाँ जहाँ कम रिस्क है, उस अकॉर्डिंग कंपनी अपने कंट्रोल्स लगा पाएगी। वेरएज अगर उसको रिस्क के बारे में पता ही नहीं होगा तो हो सकता है ऐसे एरियाज जहाँ पे कंट्रोल की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे भी कंट्रोल्स लग जाए, और ऐसे एरियाज जहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल्स की ज़रूरत थी वहाँ पे कम कंट्रोल्स लग जाए। So this is how entities risk assessment process helps the company in determining where are the internal controls to be put. So this was model test paper 4. I hope you are enjoying this series. अब हम मिलेंगे कल with model test paper 5. Thank you.